जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यासागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब की क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, एसएससी, एमटीएस की एग्ज़ामिनेशंस के लिए जो आपकी प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही हैं, इस सीरीज़ में आज हम लोग आपकी अगली क्लास के साथ में उपस्थित हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। क्लास को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चालू करते हैं आपकी क्लास को। और हाँ, अगर हो सके तो आपकी पढ़ाई केवल ऑनलाइन ही मत रखिएगा, इसे ऑफलाइन तक ले जाने की कोशिश करिएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए चालू करते हैं क्लास को। आज हम लोग आपका छठा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर है इनमें से कौन-सा प्राणी जात के मोलस्का संघ का उदाहरण है? पहला क्वेश्चन है मोलस्का संघ। देखिएगा यहाँ पे मोलस्का संघ की बात करते हैं तो मोलस्का जीव जगत का एक ऐसा वर्ग है, ठीक है। मोलस्का आपका जीव जगत का एक ऐसा वर्ग है जिसमें होता क्या है कि उनके ऊपर एक आपका कठोर खोल या आवरण चढ़ा रहता है, ठीक है। कठोर खोल या आवरण रहता है और जीव उसी के अंदर होता है, ठीक। तो जैसे हमारा का एग्जाम्पल हमारा आपका कौन सा होता है? घेंघा, ठीक है, या फिर हम घोंगा, सॉरी, घोंगा, शंख, सीप या मोती, ऐसे टाइप से जो भी हमारे जीव होते हैं यही होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखा तो डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा और किंग क्रैब और ऑक्टोपस। तो यहाँ पर आपका जो ऑक्टोपस होता है, स्ट्रक्चर में तो आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऑक्टोपस होता है वो इसका अपवाद होता है। ऑक्टोपस क्या होता है आपका? इसको हम लोग आपका अष्टभुजी भी बोलते हैं, ऐसे अष्टभुजा वाला भी 8 भुजाएं होती है क्योंकि ऑक्टोपस, ठीक है, ये भी होता है इसमें आपका। और इसमें ये भी कलर बदल लेता है और ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए में से आपका क्या होता है? आपका ऑक्टोपस, ठीक। डॉल्फिन जो होती है हमारी आपकी, डॉल्फिन ये एक आपकी क्या है? स्तनधारी है मछली, लेकिन आपकी कैसी इसकी प्रॉपर्टीज में आपका ये आपके मैमल्स की कैटेगरी में आती है, स्तनधारी होती है और सांस लेने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? आपके फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है, फेफड़े पाए जाते हैं। भारत का अगर पूछे राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल अगर आपसे पूछा जाए तो वो गंगा नदी में पाई जाने वाली कौन होती है? गंगा डॉल्फिन होती है, जिसे हम लोग आपका सूस डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे वर्ष 2009 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है लिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? बंगलौर, पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि और कोलकाता। देखिएगा भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की जो कोस्टल लाइन है, समुद्र की तटीय सीमा लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबी है। एक बहुत बड़ी तटीय सीमा है आदि भी भारत की, 3 वर्ष से समुद्र से घिरा हुआ भारत, जिसमें लगभग आपके 200 के करीब छोटे बंदरगाह और 13 क्या है? बड़े बंदरगाह हैं। इन 13 बड़े बंदरगाहों में से आपका एक बंदरगाह है डायमंड हार्बर का, जो कहाँ पर स्थित है? आपका कोलकाता में। कोलकाता का ही आपका जो बंदरगाह है आपके किसके नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से। और कोलकाता का जो बंदरगाह है ये एकमात्र ऐसा आपका बंदरगाह है, एकमात्र बंदरगाह जो किसी भी आपकी नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। नदी के मुहाने पर, रिवर लाइन पर स्थित है। और ये जो कोलकाता में, कोलकाता कौन सी नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे, ठीक। कौन सी नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो यहाँ पर आपका डायमंड हार्बर जो बंदरगाह होगा कहाँ पर हो जाएगा? कोलकाता में। कौन सी नदी किनारे आ के? हुगली नदी के किनारे हो जाएगा। और ये आपका एकमात्र बंदरगाह है जिसमें आपका 2 डॉक भी है, ठीक है। आपके ये भी है एकमात्र बंदरगाह जो 2 डॉक रखता है। पहला आपका डॉक कहाँ पर होगा? इसका हल्दिया में होगा, पश्चिम बंगाल के, और दूसरा कहाँ पर है? आपका कोलकाता में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन 2020 के जो ओलंपिक 2021 में खेले गए थे कांस्य पदक जीता था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपसे पूछा जा रहा है कि कांस्य पदक किसने जीता था। तो यहाँ पे पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और रवि दहिया 4 नाम दिए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु, जिन्होंने 2000 आपके 21 के जो ओलंपिक खेल हुए थे इनमें बैडमिंटन की आपकी कैटेगरी में क्या जीता था? पीवी सिंधु जी ने कांस्य जीता था। नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था? आपका स्वर्ण पदक जीता था। और बाकी ये दोनों आपकी मीराबाई चानू और रवि दहिया ने क्या जीता था? आपका इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है, आपका सिल्वर, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर और इधर आपका ये ब्रॉन्ज। अगर बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की तो आपके गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं के लिए आपका क्या किया जाता है? आपका 7 अगस्त को हर साल आपका मनाने की घोषणा की गई, किसके लिए? आपके आपके राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आपका कब होगा? आपका ये आपका होगा आपका जेवलिन थ्रो डे आपका ये 7 अगस्त को। और इसी दिन हम लोग एक और दिवस मनाते हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस।
एक दिवस और कौन सा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये कब होता है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये भी आपका होता है 7 अगस्त को। क्यों, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, डेट याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्पज से। 7 अगस्त 1905 को बंगाल में एक आंदोलन चालू हुआ था। आंदोलन का नाम था क्या आपका, स्वदेशी आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या था आपका, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से, तो सोडियम, लोहा, जस्ता और तांबा है। सबको पता है कि दिए गए ऑप्शन में से सोडियम क्या है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। ये सोडियम एक ऐसी अभिक्रियाशील धातु होती है, अगर इसको हम लोग खुले में रखें तो आपकी अभिक्रिया कर जाती है। इसीलिए सोडियम को हम लोग किसी भी आपके तेल, जैसे आपके किसी भी आपके लिक्विड में रखते हैं, जैसे आपका मिट्टी के तेल में मोल आता है, सोडियम को रखा जाता है। यदि इसे आपका खुले में रख दीजिएगा तो ये आपकी अभिक्रिया कर जाएगा, पानी के साथ अभिक्रिया कर जाता है, आग उत्पन्न करता है। बाकी लोहा, जस्ता, तांबा अभिक्रिया करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करते हैं, इनमें क्षरण होता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है जितनी जल्दी किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम। सभी जानते हैं इसके बारे में। पढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व जो है हमारे आपके, और इसके अंतर्गत में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायतों की बात की जा रही है। आर्टिकल 50, 30, 60 और 40। देखिएगा, यहाँ पे हमारे को नीति निषेध तत्वों की बात हो रही है, यानी डीपीएसपी। ठीक, ये डीपीएसपी जो है हमारे आपके संविधान में, हमने नीति निषेध तत्वों को कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है। ये राज्य के लिए होते हैं, ठीक है, ये राज्य के लिए है, और राज्य के लिए एक सुझाव भर है। राज्य इनके लिए इनको मानना क्या है, बाध्यकारी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं मतलब इनके लिए का आप कोई केस नहीं कर सकते कि सरकार दी गई बातों के आधार पर आपका शासन नहीं कर रही है। तो डीपीएसपी की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के किसका उल्लेख है, नीति निषेध तत्वों का डीपीएसपी का उल्लेख है। तो यहाँ पर 30 वाला नहीं होगा, 60 वाला नहीं होगा, बच्चे कौन से हमारे दो आर्टिकल, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 40 है। तो यहाँ पर आर्टिकल 50 इसकी व्याख्या करता है, जो हमारे आपके क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 50 बोलता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा जाएगा। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से क्या रहेंगी, अलग रहेंगी, एक दूसरे के कार्यों में क्या होगा, इनका हस्तक्षेप नहीं होगा। ये आर्टिकल 50 बोलता है। तो बचा हमारे सामने ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी, अनुच्छेद 40, जिसमें क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 40। बढ़ते हैं आगे, और एक और आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी का आर्टिकल 44। इसमें हम लोग आपका क्या देखते हैं, समान सिविल संहिता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए आपके बहुत ज्यादा आपकी वर्तमान में कई राज्यों में मांग हो रही है, और आपका ये करंट का इश्यू भी है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। हाथी, बाघ, शेर और घोड़ा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका मस्कट होते हैं, किसी भी खेल इवेंट का क्या होगा, आपका मस्कट होगा, कोई शुभंकर होगा। तो यहाँ पर हमारे आपके आपके एक हाथी था करके, उसको हमारा क्या किया गया था, शुभंकर बनाया गया था, किसके लिए, 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। और ये 2000 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका भारत में हुआ था, और इसका विजेता भी कौन था, आपका भारत था। भारत ने हराया किसको था, आपका श्रीलंका को हराया था। भारत ने किसको हराया था, श्रीलंका को हराया था। 2011 का ये आपका T20 सॉरी क्रिकेट वर्ल्ड कप है, और ये आपके कितने के खेलों का था, 50-50। और 2023 का आप ये भी याद कर लीजिएगा, 2023 का भी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है, आपका भारत में हो रहा है। और अभी रिसेंटली भारत की बात करते हैं, तो अंडर 19 आपकी जो है, आपकी जो क्रिकेट की महिला खिलाड़ियों की आपकी टीम है, इसने T20 का वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो भारतीय टीम जो जिसने जीता था, आपका शेफाली वर्मा के नेतृत्व में, हरा है इंग्लैंड में। और ये खेल कहाँ पर हुए हैं, आपके साउथ अफ्रीका में। करंट में आपने पढ़ा ही होगा इसे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, राष्ट्रीय नृत्य संस्थान है, एक पुरस्कार देता है, अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार। करंट का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया, किसको दिया गया था। तो यहाँ पे ये आपकी अपर्णा सतीसन थी, इनको दिया गया था, एक शास्त्रीय नृत्यिका है, इनको दिया गया था। संबंधित है किससे, आपके अपर्णा सतीसन भरतनाट्यम संबंधित है। बस आपको इतना सा इनके बारे में देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि नगर निगम संशोधन की अगर बात हो रही है, ठीक है,
गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, विधि और न्याय और रक्षा मंत्रालय। तो ऐसे क्या इसमें क्या होता है, किसी भी नगर के नियमन या आपके स्थानीय स्तर का प्रशासन जो होता है, उससे संबंधित जो बदलाव होते हैं, किसकी जिम्मेदारी होती है, आपके गृह मंत्रालय की। वर्तमान में हमारे आपके गृह मंत्री कौन है, आपके अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया, आपका दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक आपको लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया, गृह मंत्रालय द्वारा आपका वर्ष 2022 से पेश किया गया। ठीक, पहला क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। तो यहाँ पर औरंगजेब के समय पर कौन सी हमारी आपकी एक इमारत बनती है, मोती मस्जिद दिल्ली है, ताजमहल आगरा है, जामा मस्जिद दिल्ली है, कुतुब मीनार दिल्ली है। ये कुतुब मीनार तो आप सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनती है, दिल्ली डायनेस्टी में होती है, तो ये तो होना नहीं है आपका। ठीक, बच्चे आपका जामा मस्जिद और ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ताजमहल आप सबको पता है किसने बनवाया था और किसकी याद में बनवाया था, मुझे नहीं बताना। बचा यहाँ पर आपका जिन्होंने ताजमहल बनाया था उन्होंने जामा मस्जिद बनाया था, आप सबको पता है, मैं नहीं नाम लूंगा। यहाँ पे बचा कौन सा आपका, मोती मस्जिद। ठीक है, कौन है आपका मोती मस्जिद, तो दिल्ली में है। ये किसने बनवाई थी, आपकी औरंगजेब ने बनवाई थी, दिल्ली के लाल किले में स्थित आपकी मोती मस्जिद, और किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनवरी 2022 तक, किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है। देखिएगा यहाँ पर 2022 के आंकड़े में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर पूछ रहा है आपसे, तो राजस्थान है, त्रिपुरा है, दिल्ली और हरियाणा है। तो यहाँ पर 2022 के जनवरी 2022 के जो आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग क्या था कि दिए गए राज्यों में से हरियाणा में सर्वाधिक क्या थी, बेरोजगारी थी। और लेकिन रिसेंटली जो आंकड़े आए हैं उनमें से आपका क्या है, राजस्थान राज्य में क्या है, सर्वाधिक आपकी बेरोजगारी है। दूसरे नंबर पे कौन है, आपका हरियाणा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग दिए गए वैसे आपका क्या होगा, आपका हरियाणा होगा। वर्तमान में कौन आपका राजस्थान है। अगला देखिएगा, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को क्या नाम है। तो यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जी की आपकी बात हो रही है। अभिनव बिंद्रा के बारे में कई बार उन्होंने बताया है, ये आपके 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले आपके खिलाड़ी थे, और ये इन्होंने स्वर्ण व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता था, और ये व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। ऐसे था हम लोगों ने अगर स्वर्ण जीते हैं तो टीम इवेंट में, जैसे हॉकी वगैरह में जीते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण जीतने वाले पहले कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। और इनकी आत्मकथा कौन सी है, अ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है, अभिनव बिंद्रा जी की आत्मकथा है। पहला क्वेश्चन है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि क्या होता है, आपको युद्धों का क्रम देख लेना है। 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक, ये आपके 4 युद्ध होंगे आपके क्रमशः, जो बाबर द्वारा लड़े जाएंगे। यहाँ पे ये चारों के 4 युद्ध कौन लड़ता है, आपका बाबर लड़ता है। बाबर अलग अलग से लड़ता है। ठीक, बाबर 1526 का युद्ध लड़ता है किसके साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में, जिसके आपके इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, और दिल्ली सल्तनत पे किसका आपका कब्जा हो जाता है, आपका बाबर का, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद में 1527 में कौन सा युद्ध होता है, आपका खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, और ये जो बाबर इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ता है, ये आपका कौन सा युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 1527 में बाबर कौन सा युद्ध लड़ता है, खानवा का युद्ध लड़ता है, किसके साथ में लड़ता है, राणा सांगा के साथ में लड़ता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपकी इनकी जब हार हो जाती है तो उसके बाद में आपकी गाजी को धारण करता है, ये भी याद रखिए, उस युद्ध से पहले। ठीक है, 1528 में क्या होता है, आपका एक युद्ध लड़ा जाता है, आपका कौन सा, चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है। राजपूत शासक होते हैं कौन, मेदिनी राय, इनके साथ में लड़ा जाता है, इनमें इनकी हार होती है। और 1529 में कौन सा युद्ध होता है, आपका घाघरा का युद्ध होता है, और घाघरा का युद्ध बाबर लड़ता है किसके साथ में, अफगानों के साथ में। तो ये आपके 4 युद्ध है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके ईयर आपके, ठीक है, वो ऐसे लड़ता रहता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, नहीं तो हो सकता है आपको कोई और भी युद्ध पढ़ने को मिलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य शासक ने यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा गया, यूनानियों ने अमित्र घात। ठीक है, अमित्र घात मतलब क्या होता है, आपका शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसा माना जाता था, ऐसी मान्यता थी। वो अपने सभी शत्रुओं को क्या कर देता था, मार देता था, इसलिए उसको बोला गया है। तो कौन थे आपके बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को क्या बोला गया, आपका अमित्र घात बोला गया है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे, आपके पुत्र थे। ठीक, अब बिंदुसार को अमित्र घात बोला गया है। इन्हीं के दरबार में आपका क्या हुआ था, आपके डायमेकस नामक आपका क्या हुआ था, दूत आया था।
ठीक है, डायमेकस और डायनोसिस, ये आपके दो दूत आते हैं किसके दरबार में, आपके चंद्रगुप्त के सॉरी बिंदुसार के दरबार में। एक आपके जो एंटियाकस प्रथम करके एक राजा होते हैं उनका दूत होता है, और एक होता है आपका यूनान का टॉलमी द्वितीय, उसका दूत होता है। तो ये दोनों आपके दूत किसके दरबार में आते हैं, आपसे इतना पूछेंगे, डायमेकस और डायनोसिस किसके समय आपके बिंदुसार के समय आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का था भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, आप सभी को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2011 की जनगणना आपको याद करना बहुत आसान है, यूपी की कितनी आबादी थी, आपको केवल एक ईयर याद करना है 1998। उसके बाद में आपको याद करना है 1 2 3 4, ठीक, इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है ये, और फिर से आपको कितना लिख लेना है 1। ये आपकी यूपी की जनगणना आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, आपको बस आपको उसको तोड़ देना है, याद कर लेना कैसे, 1998 1 2 3 4 1, यानी 2011 में यूपी की जनगणना 19,98,12,341 थी, और अभी के समय वो बढ़कर लगभग आपके 22 करोड़ के आसपास में ऐसा माना जा रहा है। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश है। अगर महिलाओं की बात करते हैं 95 331 और 831 ये महिलाओं की संख्या है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अप्रैल 2022 में आसनसोल से पश्चिम बंगाल का उपचुनाव किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीता है। यहाँ पर अप्रैल 2022 में आपसे पूछा उपचुनाव हुआ था और पश्चिम बंगाल में किसने टीएमसी उम्मीदवार जीता, तो वो उम्मीदवार कौन है, शत्रुघ्न सिन्हा है। याद रखिएगा कौन, शत्रुघ्न सिन्हा अभी के समय कहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी उसमें शामिल हो गए। पहले यही आपके जो थे इसके उम्मीदवार थे, आपके बीजेपी के उम्मीदवार थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा कौन, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से, इसके पहले आपके सपा से भी संबंधित थे, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो सबको पता है कि जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्या करती हैं और भोजन बनाती हैं। बात हो रही है किसकी, आपकी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल का मुख्य घटक अगर आपसे पूछ लें तो कौन होता है आपका, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल Mg होता है। क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं और पेड़ पौधों में क्या पाए जाते हैं, आपके हरित लवक पाए जाते हैं, ग्रीन प्लास्टिक पाए जाते हैं। इन हरित लवकों को इन्हीं हरित लवकों में पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन बनाती हैं, इसलिए हरित लवक को क्या बोला जाता है, कोशिका का रसोई घर। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए वैसे किसमें सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय ने की है। इसके पहले की जस्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या है, ब्रह्म समाज, ठीक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पर, ब्रह्मो नहीं है, कौन सा समाज, ब्रह्म समाज, ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन कर रहे हैं, हम आपके राजा राममोहन राय करते हैं। कब करते हैं, 1828 में करते हैं। इसके अलावा 1815 के आसपास में ये एक और सभा बनाते हैं, इसका आपका नाम होता है क्या, आपका आत्मीय सभा, ठीक है। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा ये आपके दोनों किसके द्वारा बनाई जाती है, आपके राजा राममोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की अगर बात करते हैं तो आर्य समाज किसको बनाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम होता है आर्य समाज। 1875 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना बंबई में होती है, बाद में इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया था कहाँ पर, लाहौर में, ठीक। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, आपको ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों तो आपको हर हालत में आने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निशिगंधी उत्सव आपके भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर निशगंधी उत्सव आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो यहाँ पर आपका निशगंधी उत्सव कहाँ पर, आपका केरल में। केरल में फरवरी माह में एक आपका वहां पर पुष्प होता है निशगंधी करके, उसके लिए आपका निशागंधी का आपका उत्सव मनाया जाता है। स्थानीय स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है, तो लोकल उत्सव पढ़ के जाइएगा, हर शिफ्ट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन उत्सव के मिल रहे हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्य में विधानसभा का कार्यकाल। यहाँ पर देखो रिपीट आपका क्वेश्चन है, इसके पहले शिफ्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। विधानसभा का कार्यकाल पूछ रहा है, विधानसभा निम्न सदन होगा और हमारे यहाँ निम्न सदन का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो हमारे जो भी निम्न सदन होंगे, चाहे राज्य में आपकी विधानसभा हो या केंद्र में लोकसभा हो, और जो भी हमारे यहाँ के उच्च सदन होंगे, चाहे राज्य में विधान परिषद हो या केंद्र में राज्यसभा हो, तो ऐसे में निम्न सदनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, और उच्च सदनों का कार्यकाल कितना होगा, 6 साल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 साल। और आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में होता है, इसका कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था। इसके बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के समय में इसका कार्यकाल पुनः घटा के कितना कर दिया गया था, 5 साल कर दिया गया था।
अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में बनने वाले टापुओं के समूह को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये भारत और श्रीलंका किससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिसेरी नदी सेतु, भूपेन हजारिका एडम सेतु है और महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी ब्रिज जो है आपका कहाँ पर, पटना में है, और ये आपका गंगा नदी पर बना हुआ है और ये भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक है। पहले इस भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था एक समय पर, अभी के समय सबसे लंबा पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल है आपका। ठीक है, कौन सा, भूपेन हजारिका पुल है। ये आपका लोहित नदी पर है। लोहित नदी कहाँ पर है आपका, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जो जानी जाती किस नाम से, खूनी नदी के नाम से जानी जाती है। और ये आपका, इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, ये असम के धौला को अरुणाचल प्रदेश के सादिया से जोड़ती है, इसलिए इसका नाम धौला सादिया सेतु भी बोला जाता है। यहाँ पर आपका एडम सेतु है, मैं इसको एडम सेतु तो नहीं बोलना चाहूंगा, मैं इसको बोलना चाहूंगा क्या, इसका नाम है राम सेतु। ठीक है, किसका नाम क्या है, राम सेतु है। ठीक है, राम सेतु क्या है, आपका टापुओं का समूह है, द्वीपों का समूह है, जो जोड़ता है किसको, श्रीलंका को। ठीक है, ये हमारा आपका श्रीलंका है और यहीं पर हमारे यहाँ की पाल की खाड़ी है। ठीक है, पाक खाड़ी है, और यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के बीच में आपका क्या पड़ता है, आपका राम सेतु पड़ता है, जिसको एसएससी वाले एडम सेतु करके लिखे हुए हैं। अगला, निम्नलिखित में से 1931 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन। तो 1931 के पहले भारत के बाहर, कि भारत के बाहर हमें दो संगठन पढ़ने होते हैं। पहला तो 1905 में, 1905 में कहां पर, लंदन में। लंदन में एक संस्था बनती है, उसका नाम होता है क्या आपका, इंडिया हाउस। संस्था कौन सी बनती है, इंडिया हाउस। संस्थापक होते हैं इसके कौन, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, कौन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस के, 1905 में। दूसरा होता है आपकी एक संस्था बनती है 1913 में। 1913 में यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, ये आपका अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर एक संस्था बनती है, कौन सी आपकी, गदर पार्टी बनती है। कौन सी, गदर पार्टी बनती है। गदर पार्टी के संस्थापक आपके लाला हर दयाल और सोहन सिंह भाखना। ये दो बड़े नाम आपको याद रख रहे हैं, ये आपके विदेशों में बनने वाली दो बड़ी क्रांतिकारी संस्था है। तो ऑप्शन में हमारे आपके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है तो हो ही नहीं सकती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना के बहुत ज्यादा एसएससी पूछता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1980 में होती है। मूल रूप से ये एक जनसंघ नामक संस्था होती है। 1980 में इसका पुनर्गठन होता है किसके नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से क्या हमें मिल जाता है, गदर पार्टी मिल जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में होती है और यहाँ पर आपका साइमन कमीशन होता है, जो आपका 1928 में आपका क्या करता है, आपका भारत में आता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन, वापस जाओ का आपका नारा होता है 1928 में, 3 फरवरी 1928 को पहली बार साइमन कमीशन क्या होता है, भारत आता है, उसका विरोध होता है। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, स्थापित किया गया, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, साधारण बीमा निगम। देखो 1956 में क्या हुआ था कि निजी क्षेत्र में सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियां थी, उनका क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारी आपकी जैसे एलआईसी है, जीवन बीमा कंपनी, इसका आपका क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण हो गया था आपका। ठीक, तो यहाँ पर आपका 1956 में होता है आपका, ये याद रखिएगा। बढ़ते आगे, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने गाया है। तो यहाँ पर आपका सबको पता है लता मंगेशकर जी, जिन्हें आपका क्या मिला हुआ था, भारत रत्न मिला हुआ था वर्ष 2000 में। इन्होंने क्या किया था, आपका एक गीत गाया है ए मेरे वतन के लोगों, और इनकी मृत्यु होती है आपकी पिछले साल आपके 6 फरवरी को लता मंगेशकर जी की मृत्यु होती है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी ने गीत गाया है ए मेरे वतन के लोगों। गीत लिखा गया है, गीतकार कौन है आपके, दीप। ठीक है, तो बहुत फेमस गाना है, बचपन में सबने सुना और गाया है, बहुत ही अच्छा देशभक्ति का गाना। अगला बढ़ते हैं, मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का सेक्शन है। ठीक, तो इस नॉर्थ अमेरिका और इधर ये हमारा क्या आपका ये यूरोप का सेक्शन है। ठीक है, और इस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सा महासागर है, तो यहाँ पर आपका जो महासागर है इसका नाम है
अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। याद रखिएगा, अटलांटिक क्वेश्चन अलग करता है किसको? आपका यूरोप को उत्तरी अमेरिका से या अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है, दोनों के बीच पड़ेगा। और ये अटलांटिक महासागर जो होगा वो एस शेप का होता है। तो पूछते कभी कभी एस शेप का कौन सा होता है? आपका अटलांटिक महासागर होता है। हिंद महासागर की बात करते हैं तो यह आपका डब्ल्यू शेप का होता है, ठीक है। और प्रशांत महासागर आपका किस शेप का है? ट्राइंगल शेप का है। तो ये सारे आपके महासागर है। इसका आंसर हमारा आपका क्या है? ए है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंथी नृत्य शैली का किससे आपका संबंध है? तो यहाँ पे पंथी नृत्य शैली देखो लोकल डांस फॉर्म पूछ लिया गया है। तो पंथी नृत्य शैली संबंधित है किससे? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का एक समुदाय होता है, जिसे सतनामी समुदाय ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सतनामी समुदाय होता है। ये सतनामी समुदाय क्या करता है कि आपका लोकल डांस फॉर्म पंथी होता है उसको परफॉर्म करता है। और ये परफॉर्मेंस कब होती है? ये आपकी होती है माघ माह की पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, ठीक है। तो आपका ये माघ पूर्णिमा को आपका एक नृत्य होता है आपका पंथी नृत्य शैली का। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। किसके द्वारा? सतनामी समुदाय के द्वारा। तो ये आज आपके क्वेश्चन है कुछ बेहतरीन। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। नोट जरूर बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये सारी क्वेश्चंस आपको आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे सब में आपके हेल्प करेंगे। आज के लिए हम लोग इतने ही रख रहे हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।